हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम सेल डेथ के बारे में पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इन बीच का दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आज हम क्लियरली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करें अगर हम सेल डेथ की, तो सेल डेथ क्या है। सेल डेथ इज़ अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना। ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है विच इज़ फाउंड इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? बाय डेफिनेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स कि जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एक से ज़्यादा सेल के जो वो बने होते हैं, एक से ज़्यादा सेल जिनमें ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो। और जैसे कि इसमें सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो अलग अलग इसमें गॉल्जी बॉडीज़ हो गई, फिर अलग हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड सेल्स कैन डाई एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से उनमें एक सेल डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं हम सेल डेथ। तो ये दो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल कारणों की वजह से सेल डेथ होती है। अब अगर हम इन्हें क्लासीफाई करें तो ये दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट इज रेगुलेटेड सेल डेथ एंड सेकेंड इज अनरेगुलेटेड सेल डेथ। अब रेगुलेटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये जो रेगुलेटेड आरसीडी प्रोसीड्स टू अ प्रिसाइज सिग्नलिंग पाथवे। इसमें एक सिग्नलिंग पाथवे होता है जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल कुछ एक्शंस होते हैं सेल में, जिसकी वजह से जो है सेल डेथ होता है। और अब अनरेगुलेटेड की बात करें तो ये एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कहते हैं इसको, अनरेगुलेटेड सेल डेथ को। एक्सीडेंटल सेल डेथ या फिर एसीडी इज अ डिसऑर्डर्ड प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड अटैक और इंजरी। अब ये किन कारणों की वजह से होता है? ये होता है एक सडन अटैक और इंजरी की वजह से। ये रेगुलेटेड नहीं होता बल्कि ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या स्ट्रेस की वजह से अनरेगुलेटेड सेल डेथ जो है वो होता है। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एपोप्टोसिस? अब हम बाय डेफिनेशन अगर एपोप्टोसिस की बात करें तो एपोप्टोसिस होता है हमारा, इट्स अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ आरसीडी, रिवर्स, जो हमने पीछे पढ़ा था, रिवर्स सेल डेथ। तो एपोप्टोसिस एक इसकी एपोप्टोसिस इसमें क्लासिफाई होता है आरसीडी में, रिवर्स सेल डेथ में। ये एक सिग्नलिंग पाथवे है जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो कि ये रोल प्ले करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में एज वेल एज पैथोलॉजिकल प्रोसेस। तो एक रेगुलेटेड सिग्नलिंग पाथवे है जिसकी वजह से ये एपोप्टोसिस होता है। इट कैन बी ट्रिगर्ड वाया वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो ये एक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पाथवे की वजह से ये आरसीडी यानी कि एपोप्टोसिस होता है। अब इसमें क्या होता है? द कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स अकर्स ड्यूरिंग एपोप्टोसिस regulated by caspase, which is a family of proteases activated during apoptosis। अब इसके बारे में अब समझते हैं पहले। अब ये एक कंट्रोल डिग्रेडेशन प्रोसेस है, एपोप्टोसिस जो है वो कंट्रोल डिग्रेडेशन प्रोसेस है। और ये किस किस कौन रेगुलेट करता है इसको? इसको एक एंजाइम है, कैस्पेस एंजाइम, जो प्रोटीएस कैटेगरी में आता है, प्रोटीएस फैमिली में आता है, जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको पूरा मतलब उसका संचालन, उसका पूरा नियंत्रण कैस्पेस एंजाइम करता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट लगे तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हाईलाइट करना। आई विल ट्राई टू कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन।
अब इन अ हेल्दी सेल्स, अब अगर हेल्दी सेल्स में बात करें तो कैस्पेस प्रो एंजाइम में एग्जिस्ट करता है। प्रो एंजाइम क्या होता है? प्रो एंजाइम होता है इनएक्टिवेटेड एंजाइम, मतलब अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो इनएक्टिवेटेड एंजाइम में ये रहता है। और जब वो एक्टिव होता है तब वो उसको सिग्नल करता है कैस्पेस कैस्केड, और फिर जो कैस्पेस की जो ये जो नंबर है 2, 8, 9, 10, इसके बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेस। तो इस तरह के जो कैस्पेस हैं ये शुरुआत करते हैं इस पाथवे को। अब नेक्स्ट, द इनिशिएटर कैस्पेस इन टर्न क्लीव एंड एक्टिवेट डाउनस्ट्रीम इफेक्टर कैस्पेस। अब आगे ही फर्दर क्या करते हैं, जो कैस्पेस 2, 8, 9 और 10 हैं, ये फर्दर जो इन्हें बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेस। अब इनिशिएटर कैस्पेस फर्दर क्लीव यानी कि तोड़ते हैं और एक्टिवेट करते हैं डाउनस्ट्रीम इफेक्टर कैस्पेस को, यानी कि जो उसके नीचे जो अगले नंबर पे जो कैस्पेस एंजाइम प्रेजेंट है उनको वो फर्दर एक्टिवेट करते हैं। Effector caspase execute apoptosis by cleaving targeted cellular proteins. Stimuli initiative apoptosis can be internal. अब ये कई कारणों से होते हैं इंटरनल, जो कि है डीएनए डैमेज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस, इंक्रीज्ड आरओएस लेवल, सेल डिफेक्ट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो इन कारणों की वजह से इंटरनल, अगर सेल के बनने में कोई कमी आ गई, कोई अगर ख़राबी आ गई, यानी कि कोई मान लो डीएनए डैमेज हो गया, कोई अंदर का जो सेल ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कोई स्ट्रेस आ गया, आरओएस लेवल बढ़ गया, सेल में कोई डिफेक्ट आ गया माइटोसिस प्रोसेस के दौरान, तो तभी ये एपोप्टोसिस जो है वो इनिशिएट होता है। ये सारे स्टिमुलस हैं जो कि इंटरनल स्टिमुलाई है, जो कि एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करते हैं। जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई हैं वो डिटेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो हैं उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई है वो इनिशिएट होते हैं। मैं इसको फटाफट मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस के कितने प्रकार हैं? तो एपोप्टोसिस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक तो एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस, दूसरा इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस। पहला एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस। अब आते हैं हम एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पे। तो there are two main receptor types of types of externally induced apoptosis। अब इसमें जो एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो कि एक्सटर्नल कारणों की वजह से होता है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो एपोप्टोसिस होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस। और इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो है डेथ रिसेप्टर्स, एग्जाम्पल TNF अल्फा, एफेज रिसेप्टर्स विच बाइंड देयर एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स में वो बाइंड होते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स हैं TNF अल्फा, FSL, एफेज लिगेंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जाके एक्सटर्नल जो एपोप्टोसिस है वो बाइंड करते हैं इन रिसेप्टर्स पे। लिगेंड क्या है? अगर हम बात करें लिगेंड की, तो लिगेंड क्या है? आपके दिमाग में आया होगा सवाल, लिगेंड क्या है? तो लिगेंड बेसिकली होता है लॉक। इसको हम ताले और चाबी से समझते हैं। जैसे ताला और चाबी, जो ताला है उस पर हम चाबी लगाते हैं,
तो वो जो जहाँ पे वो लगता है ताला चाबी, जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं हम लिगेंड। दिस प्रॉम्प्ट्स देयर एक्टिवेशन। जो दो रिसेप्टर्स हैं, डेथ रिसेप्टर्स और एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स। अब अगर कोई स्टिमुलाई इस में आके अगर अटैच हुआ यानी कि बाइंड हुआ, तो ये उसको प्रॉम्प्ट करते हैं उसके एक्टिवेशन में। एंड असेंबली इनटू कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों के जो है इंटरसेक्शन से यानी कि इन दोनों के मिलन से जो बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्टिवेट करता है इंट्रा सेल्यूलर कैस्पेस को। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कैस्पेस। कैस्पेस एक एंजाइम है, प्रो एंजाइम, जो कि एग्जिस्ट करता है किसी सेल में, और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो उसके ब्रेकेज में, लाइसिस यानी कि टूटने में वो हेल्प करता है। अब अदर एपोप्टिक रिसेप्टर्स आर कॉल्ड डिपेंडेंस रिएक्टर, डिपेंडेंस रिसेप्टर्स। जो दूसरे तरह के रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंस रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल इज DCC एंड PTCH, which work on a completely opposite sensing mechanism. In a physiological conditions, they respond to a trophic factors and act as a anti-apoptic stimulus. और ये जो एंजाइम है दो DCC एंड PTCH1, ये एंटी अपोप्टिक स्टिमुलस यानी कि एपोप्टोसिस के एपोप्टोसिस को बचाते हैं, यानी कि उसको टूटने से बचाते हैं। यानी कि पीछे जो हमने पढ़े थे ये TNF अल्फा, FASL, FAS लिगेंड, ये टूटने में जो रिसेप्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं। और जो ये दो जो रिसेप्टर्स हैं जिनको बोलते हैं डिपेंडेंस रिसेप्टर्स, जो कि DCC और PTCH1 है, ये कम्प्लीटली ऑपोजिट वे में डायरेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कहीं भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ आप रोक के आप पूछ सकते हैं। इन अ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस दे रिस्पॉन्ड टू अ ट्रॉफी फैक्टर। हाँ, तो जैसे हमने पढ़ा था कि ये एंटी अपोप्टिक स्टिमुलस में हेल्प करते हैं। However, when their ligand falls below a certain level in their extracellular space, ligand-free receptors trigger the apoptosis response. मतलब इसका मतलब ये कि जब ये जो ligand है जो हमने ऊपर पढ़े थे, ये एक सर्टन लिमिट के जो नीचे आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के, मतलब इस सेल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसके अगर ये नीचे आ जाते हैं तो ये ट्रिगर करते हैं अपोप्टिक रिस्पॉन्स को। मतलब तब जो है उसने ब्रेकडाउन होना ही होना है, उसके बाद ये पीछे नहीं मुड़ सकता। उसके बाद जो DCC एंड PTCH1 जो रिसेप्टर्स हैं ये फिर कुछ नहीं कर सकते, अब सेल को जो है वो टूटना ही टूटना है। नाउ कमिंग टू इंस्ट्रिंसिक एपोप्टोसिस। इंस्ट्रिंसिक जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा आपको, इंस्ट्रिंसिक मतलब अपना इंटरनल एपोप्टोसिस, यानी कि सेल के बनने में कोई अगर इंटरनल कोई इशू आ गया तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक एपोप्टोसिस। यानी कि इंटरनल कारणों की वजह से ये एपोप्टोसिस जो है वो इनिशिएट होता है। इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस इज मेडिएटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड BCL2 फैमिली प्रोटीन्स, बैक्स एंड BAK। अब जो इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनिशिएट करता है, यानी कि उसके टूटने में माइटोकॉन्ड्रिया का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। और ये BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, यानी कि जुड़ा होता है। यानी कि BCL2 फैमिली की जो प्रोटीन्स हैं बैक्स एंड BAK, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलके इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस को करते हैं, मतलब रोल प्ले करते हैं। अब ये BAK क्या है? BAK है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब BAK जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कैस्पेस एक प्रोटीन है, वैसे ही BAK एक प्रोटीन है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन है यानी कि जो कवरिंग है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपॉन एपोप्टोसिस इंडक्शन, यानी कि एपोप्टोसिस के जो इंडक्शन यानी कि एपोप्टोसिस के इनिशिएशन में, यानी कि बिगिनिंग फेज में जो बैक्स है ये अंडरगो होता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस मतलब यानी कि इसका जो रंग है, इसका जो रूप है, शेप में इसके जो है ये बदलाव आता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस मतलब इसके
आकार में जो है वो बदलाव आता है। अभी क्या करता है, आकार में जब बदलाव आता है, तो जब आकार में बदलाव आता है तो ये एक्सपोज करता है किसे, ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है, जो हमने पढ़ा था, ट्रांस मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको ये चेंजेस वहाँ पे लाता है ये, विच लीड्स टू इंसर्शन ऑफ बैक्स। वहाँ पे ये बैक्स जो है ये प्रोटीन, ये इंसर्ट होता है कहाँ पे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब ये जो बैक्स और बी ए के है, ये अब फॉर्म होते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं हेट्रोडाइमर। हेट्रो यानी कि एक से ज़्यादा, डाइमर मतलब जो डाइमर है जो फॉर्म करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पोर्स, पोर्स में फॉर्म करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल, जो आउटर मेम्ब्रेन में जो ये छिद्र होते हैं ना, यानी कि छेद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे क्या करते हैं, जाके रिलीज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, प्रोटीन्स को ये रिलीज़ करते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, जो प्लाज्मा है, साइटो का जो मतलब प्लाज्मा है, वहाँ पे ये रिलीज़ करते हैं अपने जो हेट्रो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, इंक्लूडिंग साइटोक्रोम सी प्रोटीन। अभी क्या करते हैं, दे एक्टिवेट कैस्पेस, ये एक्टिवेट करते हैं कैस्पेस को। तो यहाँ पे भी कैस्पेस का काफ़ी बड़ा हाथ है हम अगर देखें तो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये डायग्राम जैसे आ गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे हमने पढ़ा था। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें पहले जो ये कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा, कॉम्प्लेक्स ये जो है इसकी ये बनेगा, इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन में जाके डेथ रिसेप्टर्स जो है, जो कॉम्प्लेक्स हमने पीछे पढ़ा था, FAS और TRAIRL, इसको ये डेथ रिसेप्टर्स में जब बाइंड करेगा तो प्रो कैस्पेस एंजाइम है जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करेगा, फिर कैस्पेस एंजाइम ऐसे करके ये एपोप्टोसिस करेगा। और एक इंट्रिंसिक पाथवे में हमने पढ़ा था कि जैसे कि ये जो लीथल स्टिमुलाई हैं, यानी कि DNA डैमेज हो गया, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस हो गया, हाइपॉक्सिया हो गया, मेटाबॉलिक कोई स्ट्रेस हो गया, तो ये एक फैक्टर हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। अब इसमें जो ये हमने कॉम्प्लेक्स है, ये BCL-MCL1, ये वैसे आपको इसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत है, मैं आपको जिस दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। पेपर में आपको जस्ट वो नॉर्मल डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि किन कारणों की वजह से होता है ये। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि वो पीछे जो है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में जाके बैक्स बी ए की PX बैक जो हेटेरोडाइमर है वो बनाते हैं, और फिर फर्दर वो कैस्पेस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे कैस्पेस एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो एपोप्टोसिस हो गया। तो इंटरनल में भी कैस्पेस आ गया, और एक्सटर्नल पाथवे में भी कैस्पेस आ गया, और इंटर्निस्टिक पाथवे में भी कैस्पेस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के दौरान क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है एक सीरीज ऑफ हाईली रेगुलेटेड बायोकेमिकल इवेंट, यानी कि बायोकेमिकल इवेंट का जो सीरीज है, विच लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सेल मॉर्फोलॉजी एंड अल्टीमेटली सेल डेथ। यानी कि कोई बायोकेमिकल स्टिमुलाई है जो कि एक सिग्निफिकेंट चेंज करता है सेल के स्ट्रक्चर को, सेल की मॉर्फोलॉजी को, यानी कि सेल की जो बनावट है उसमें जब कोई चेंजेस लाता है, कोई बायोकेमिकल इवेंट है, वो क्या करता है, वो अल्टीमेटली करता है सेल डेथ। तो ये इन कारणों की वजह से बायोकेमिकल कोई इवेंट आ गया, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था DNA ब्रेकेज, है ना, DNA डैमेज, तो अगर कोई साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस आ गया, इस ये क्या होते हैं सारे, ये होते हैं सारे बायोकेमिकल इवेंट्स। अब इन द अर्लियर फेज अ सेल अंडरगोइंग एपोप्टोसिस लूजेस सेल कॉन्टैक्ट एंड चेंजेस शेप। अब अर्लियर फेज में क्या होता है, एपोप्टोसिस जो है वो सेल कॉन्टैक्ट लूज़ कर देता है, शेप लूज़ कर देता है, तो उसके अंदर का जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो जाता है न्यूक्लियस से, और जो उसका न्यूक्लियर है, जो एनवोलोप है जो उसका, वो काफ़ी कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी शेप में जो है वो फ़र्क आता है। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है,
साइक्नोसिस साइक्नोसिस इज नोन एज कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। कंडेंस मतलब सिकुड़ना, न्यूक्लियस का सिकुड़ना। ये क्या इनिशिएट करता है? ये डीएनए डिग्रेडेशन को इनिशिएट करता है, यानी कि डीएनए डिग्रेडेशन की शुरुआत करता है। अब अगर सेल श्रिंक होगा तो क्या होगा? सेल श्रिंक होगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा, यानी कि सेल के सिकुड़ने से जो न्यूक्लियस में जो वाटर प्रेजेंट है सेल के अंदर वो सिकुड़ जाएगा। इससे क्या होगा? सेल श्रिंकेज होगा। और ब्लैबिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लैबिंग मतलब वो एक सिकुड़ना हो गया, विद लिटिल और नो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टू द अदर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस सिकुड़ेगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, बट जो बाकी सेल ऑर्गन्स हैं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, बट अपना ये शेप लूज कर देंगे। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रेगमेंट इन एपोप्टोसिस बॉडी, these cellular proteases leads to disintegration of cellular skeleton, membrane and proteins। अब इसमें क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर स्केलेटन, मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स। ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के जो सिकुड़ने से ये सारे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर स्केलेटन, सेलुलर में भी स्केलेटन होता है अगर आपको पता हो। नेबरिंग मैक्रोफेज रिकॉग्नाइज एनगल्फ एंड डाइजेस्ट एपोप्टिक बॉडी कंप्लीटिंग द प्रोसेस। नेबरिंग मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं सेल को कि अब सेल जो है उसका जो लास्ट स्टेज आ गया है और अब इसने टूटना ही टूटना है। तो जो नेबरिंग मैक्रोफेजेस होते हैं वो जो है इस प्रोसेस को एनगल्फ करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस बेसिकली इट्स अ फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स जो कि एक होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं खाने वाले सेल, इसे हम खाने वाले सेल्स भी बोल सकते हैं। ईटिंग सेल्स, यानी कि जो फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेस हैं जो वो जो नेबरिंग सेल्स है उसको वो खा जाते हैं। अब ये किस तरह प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं मोबाइल WBCs के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। मोबाइल यानी कि मूव करते हैं ये फ्रॉम वन सेल टू द अदर। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्रोसिस। आई होप आपको एपोप्टोसिस जो है वो क्लियर होगा। Now coming on to what is necrosis. Necrosis is a form of ACD resulting from an internal or external stress such as mechanistic injuries, chemical agents or pathogens. मैक्रोफेज यानी कि नेक्रोसिस जो होता है वो ACD नेक्रोसिस अब होता है किन कारणों से? इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से, किसी केमिकल एजेंट आ गया, कोई पैथोजन आ गया, इसकी वजह से होता है। अब जो प्रोसेस होता है काफ़ी रैपिड होता है, काफ़ी फास्ट होता है, लीडिंग टू सेल स्वेलिंग। इसमें क्या होता है? सेल स्वेलिंग होता है। अब मेन डिफरेंस क्या है नेक्रोसिस और जो एपोप्टोसिस का? एपोप्टोसिस में क्या होता था? सेल जो है वो सिकुड़ता था, यानी कि डिसइंटीग्रेट होता था। अब इसमें क्या हो रहा है? सेल जो है वो स्वेल हो रहा है। वहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वाटर है वो निकलता था, तो सेल लाइसिस होता था यानी कि ब्रेक डाउन होता था। इसमें क्या होता है? सेल स्वेल होता है यानी कि फूलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोसिस। और इसके बाद क्या होगा? अब आपको पता है ये सेल अगर ज़्यादा पानी भर जाएगा तो सेल क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बर्स्ट हो जाएगा, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा यानी कि फट जाएगा, तो डिसइंटीग्रेट होगा।
अब आते हैं हम चेंजेस ड्यूरिंग नेक्रोसिस। हमने पढ़ा था चेंजेस क्या होते हैं, एपोप्टोसिस क्या पढ़ेंगे, चेंजेस क्या होते हैं नेक्रोसिस के दौरान। अब नेक्रोसिस के दौरान लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लॉस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं रहती नेक्रोसिस में, तो वो अपना जो शेप है वो खो देता है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो खो देता है। और उसमें जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गेनल्स यानी कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से निकल जाते हैं। जो यानी कि जो जगह है, जैसे वो जगह देखते हैं कि हाँ थोड़ी जगह खाली है, तो वो निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, एस्केप लीडिंग टू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं और सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सेल डिसइंटीग्रेशन इज प्रीसीडेड बाय अ सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। सेल इंटीग्रेशन किस वजह से होता है, सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, इंक्लूडिंग डिसरप्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे वो थोड़ी जगह देखेंगे तो वो डिसरप्ट हो जाएंगे, यानी कि अपना जो अपने जो ऑर्गेनल्स का जो इंटीग्रिटी वो खो देंगे और डिके हो जाएंगे, जैसे कि गोल्जी बॉडीज एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उसके स्वेल होने की वजह से। तो स्वेलिंग इज द मेन रीजन फॉर नेक्रोसिस। अब ये कैसे होता है, ये होता है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन से, ये इनिशिएटर है कैल्शियम आयन। ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ अ कैल्शियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कैल्शियम आयन का आना एक्टिवेट करता है इंट्रा सेलुलर न्यूक्लियसिस को। ये इनिशिएटर है न्यूक्लियस एस। एस जहाँ पे भी आ गया समझ लो वो एंजाइम है, और वो क्या करता है, फ्रैगमेंट यानी कि डीएनए को फ्रैगमेंट यानी कि तोड़ते हैं, उसको डीएनए को तोड़ते हैं। फ्रीड लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इससे क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो टूटेगा, डिग्रेड होगा। अब डिग्रेड प्रोडक्ट्स एक्टिवेट, अब ये जो डिग्रेड प्रोडक्ट जो है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, ये क्या करेंगे फर्दर, ये एक्टिवेट करेंगे ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस को। अब ये ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज जैसे कि अब सब जानते ही हैं, ये एक डिफेंसिव जो है बॉडीज़ हैं। जैसे हमारी कंट्री में सेना होती है ना, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वो तुरंत आतंकवादियों से लड़ती है, तो ये भी मान लो कि आतंकवादियों से लड़ती है। ये फैगोसाइटोसिस है, ये फैगोसाइटोसिस मतलब एनिमीज को खाती हैं, ये जो डेड सेल्स हैं उनको खाती हैं वो, ताकि ये कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मैं इरेज कर देता हूँ उसको फटाफट। अब आते हैं इसके मेन डिफरेंस में कि हमने पूरा पढ़ा, तो ये आज क्या हमारा सारे चैप्टर का कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करें नेक्रोसिस की, तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, अनकंट्रोल्ड यानी कि ये कोई रेगुलेटेड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। ये किसी स्टिमुलस की वजह से होता है, जैसे कोई डीएनए में कोई आ गया, कुछ इशू आ गया, सेल के बनने के टाइम पे कोई इशू आ गया, तो सबसे पहले इसके साइज पे क्या फ़र्क आता है। ये जैसे पीछे हमने पढ़ा सेल, इसमें स्वेल होता है, और एपोप्टोसिस में सेल जो है वो श्रिंक होता है। यानी कि साइज में क्या होता है, ये स्वेल होता है, नेक्रोसिस जो है वो फूलता है, और एपोप्टोसिस जो है वो श्रिंक होता है। और इसमें नेक्रोसिस में जो काफ़ी जो ऑर्गेनल्स हैं, जो अंदर के जो सेल्स में जो प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, उसमें ये असर देखने को मिलता है हमें। और एपोप्टोसिस में वन सेल अफेक्टेड। यानी कि नेक्रोसिस में अगर बात करें, एक सेल इफेक्ट नहीं होता, उसकी वजह से सीरीज ऑफ सेल्स जो नेबरिंग सेल्स है वो भी इफेक्ट होते हैं। अब नेक्रोसिस का सेल आपके जो उदाहरण है, क्या दिमाग में आ रहा होगा आपके, आप कमेंट में ज़रूर अपना करें। मैं आपके चैप्टर के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा इसका आंसर क्या है, मेनी सेल्स अफेक्टेड का, जो हमें आमतौर पर अब बीमारी देखने को मिल रही है।
अपटेक पे क्या फ़र्क मिलता है हमें? अपटेक में सेल्स कंटेन इंजेस्टेड मैक्रोफेजेस। सेल्स कंटेंट इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है सेल्स को खा जाते हैं, और एपोप्टोसिस में जो नेबरिंग सेल्स हैं वो खा जाते हैं। मान लो एक सेल मर गया तो दूसरा सेल उसको आके खा जाएगा। नेक्रोसिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि सूजन आती है। इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता। अब मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क आता है? नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लॉस होता है इंटीग्रिटी का। एपोप्टोसिस में क्या होता है? मेम्ब्रेन ब्लैबिंग बट इंटीग्रिटी इज मेंटेन। मेम्ब्रेन में बेशक कोई फ़र्क आता है, बट इंटीग्रिटी उसकी जो है, जो अंदर के उसके ऑर्गेनल्स हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो सेफ रहते हैं। बस इसमें खाली मेम्ब्रेन में फ़र्क आता है, जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें ही फ़र्क आता है। अब नेक्रोसिस में सेल लाइसिस होता है, यानी कि सेल का ब्रेकडाउन होता है। एपोप्टोसिस में एपोप्टिक बॉडीज बनती हैं। नेक्रोसिस में ऑर्गेनल्स में क्या फ़र्क आता है? ऑर्गेनल्स स्वेल होते हैं और लाइसोसोमल लीकेज होता है। जैसे वो जगह देखते हैं वो एक्सकेप कर जाते हैं। और एपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज प्री एपोप्टिक प्रोटीन्स, जैसे कि बीच में हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बी ए के बैक्स जो लिगेंड है उसके साथ मिलकर वो ये इसको पूरे को इनिशिएट करते हैं। रैंडम डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। नेक्रोसिस में डीएनए का जो है वो डिग्रेडेशन होता है, यानी कि डिके, डीएनए जो अपने अपनी डिग्रेडिटी खो देता है। और एपोप्टोसिस में क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है, वो यानी कि सिकुड़ता है, और नॉन रैंडम डीएनए डिग्रेडेशन होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में अपनी प्लीज़ राय दे सकते हैं, आपको लेक्चर कैसा लगा, और कमेंट में आप प्लीज़ बताइए आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन सा सुनना है। वैसे आई एम ट्राइंग, आई विल अपलोड द सीरीज़ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, जो कि मेरा कोर इंटरेस्ट है। एंड ऑल्सो मैं बायोलॉजी के भी कुछ अपने टॉपिक्स पे मैं कवर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।